आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताते हुए इसे रद्द कर दिया और इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करने पर तुरंत रोक लगा दी। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट समेत कई मौजूदा कानूनों के खिलाफ है। इससे जनता के सूचना के अधिकार का भी उल्लंघन होता है। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से कहा कि वो 6 मार्च तक चुनाव आयोग को इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित सारी जानकारी दे। ये बताए किसने किस पार्टी को कितना चंदा दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने चुनाव आयोग से भी कहा कि एसबीआई से उसे जो भी जानकारी मिलेगी वो उसे 13 मार्च तक अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दे। कोर्ट ने कहा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करना तुरंत बंद करे और जिन बॉन्ड्स की वैलिडिटी अभी बाकी है वो वापस ले। मोदी सरकार जनवरी 2018 में इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम लेकर आई थी। तभी से विपक्षी दल इसका विरोध कर रहे थे। इस मामले में जो पिटीशंस फाइल की गई थी उनकी पैरवी सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने की। कपिल सिब्बल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक है। वो बोले कि चुनाव से पहले ही इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर सारी इंफॉर्मेशन बाहर आ जाएगी। ऐसे में सभी विपक्षी दलों को चाहिए कि वो इसे इलेक्शन इशू बनाए, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड बीजेपी के करप्शन का जीता जागता सबूत है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी असंवैधानिक कहा है। अब क्या होगा कि 3 हफ्ते में जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास जानकारी है कि किन किन लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे और किस पार्टी को दिए गए, वो सारी जानकारी 3 हफ्ते में इलेक्शन कमीशन को दी जाएगी। और 1 हफ्ते के बाद उसके 1 हफ्ते के बाद ये इलेक्शन कमीशन अपनी वेबसाइट पे उसको रखेगी, ताकि जनता को, आम सिटीजन्स को पता चल जाए किसने कितना पैसा दिया। साथ में एक और भी अभियान शुरू हो जाएगा कि किसने कितना पैसा दिया और किसको कितना फ़ायदा हुआ, ये भी साफ जाहिर हो जाएगा, क्योंकि जिन लोगों ने पैसा दिया उनके प्रति सरकार ने फ़ायदा भी दिया होता है। ऐसा तो है नहीं कि पैसा लेकर कोई फ़ायदा नहीं करता। तो यही सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि इसके पीछे तो क्विड प्रो क्वो हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कहा कि है, हो सकता है, और वो पता चल जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि बहुत ऐतिहासिक फैसला है और मैं सब राजनीतिक दलों से आग्रह करूँगा कि इसको एक राष्ट्रीय अभियान, राष्ट्रीय मूवमेंट के द्वारा इलेक्शन में बताया जाए देश की जनता को कि किस तरीके से बीजेपी ने, तो मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा स्कैम है। मोदी जी हमेशा कहते रहे हैं कि कहाँ है स्कैम, वो बीजेपी के खिलाफ, तो ये साबित हो गया। कहाँ है स्कैम, ये तो आपके द्वारा ही है स्कैम किया हुआ। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राहुल गांधी को भी मोदी सरकार पर हमला करने का मौका मिल गया। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि नरेंद्र मोदी की भ्रष्ट नीतियों का एक और सबूत आपके सामने है। भाजपा ने इलेक्टोरल बॉन्ड को रिश्वत और कमीशन लेने का जरिया बना दिया था। आज इस बात पर मुहर लग गई। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने इलेक्टोरल बॉन्ड को ब्लैक मनी को व्हाइट करने वाली स्कीम बताया। सुरजेवाला ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड का 80% पैसा बीजेपी को मिला और जाहिर सी बात है कि इस चंदे के बदले बीजेपी ने कॉरपोरेट घरानों को लूट की छूट दी होगी। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम काले धन को सफेद करने का गोरख धंधा है। वोट के बदले में, नोट के बदले में वोट का एक गोरख धंधा है और उसे सिरे से खारिज कर दिया गया है। हम इस सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक निर्णय का स्वागत करते हैं। सवाल सीधा है, भारतीय जनता पार्टी को इस इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम से कितने हजार करोड़ रुपया मिला? क्या ये सच नहीं कि करीब 80% पैसा भाजपा को इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम से मिला? क्यों? क्या सत्ताधारी दल ने कोई मेज के नीचे या पर्दे के पीछे ऐसी डील की थी उन सारे कॉरपोरेट से कि आप हमें चंदा दो और चंदे के बदले में उगाही आप इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से दो? जम्मू कश्मीर के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर फारूक अब्दुल्ला ने इस फैसले और फैसले की टाइमिंग दोनों का स्वागत किया। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दी गई डेडलाइन में चुनाव आयोग इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर जानकारी दे देता है तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि चुनाव से पहले जनता को यह पता चल जाएगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर किसने कितना घपला किया है। अल्लाह करे कि वो हुकूमत और जो पार्टी से वो माने और इस पर अमल करें और ये बताएं कितना मिला है उनको, कहां से मिला है,
और कितना उनका खजाना है इस बारे में अच्छा है? डॉक्टर साहब, व्हाट क्योंकि अबाउट आम आवाम को मालूम होना चाहिए कि मनी पावर जो है वो कहां से आया और कितना मनी पावर आया, ये जरूरी है। और अल्लाह करे इलेक्शन आने से पहले ये डिक्लेयर हो और वो लोगों के सामने आए। सीपीएम इकलौता सियासी दल है जो इस पिटीशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक पार्टी था। सीताराम येचुरी ने कहा कि सीपीएम ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए 1 पैसे का चंदा नहीं लिया है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उनकी पार्टी को सुना। सीताराम येचुरी ने कहा कि इस स्कीम के जरिए बीजेपी सरकार ने करप्शन मनी को लीगलाइज करने का रास्ता खोल दिया था। पिटिशनर है हम, क्योंकि हम एकमात्र पार्टी है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी जिन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड्स को एक्सेप्ट नहीं किया। आज तक एक भी इलेक्ट्रल बॉन्ड को एक्सेप्ट नहीं किया और हमारी उसूल है, हमारा मानना है कि ये इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम ये राजनीतिक करप्शन, पॉलिटिकल करप्शन का लीगलाइजेशन। हम समझते हैं कि जिस तरीके से देश के अंदर राजनीतिक भ्रष्टाचार को कानूनी दर्जा दिया गया, ये एक बहुत ही गंभीर बात है। और जो दावा करके आते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ है, ना खाएंगे ना खाने देंगे, वही जो है इस तरीके से कानूनी व्यवस्था जो है बना चुके हैं इस राजनीतिक भ्रष्टाचार के लिए। चूंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सभी विपक्षी दलों ने मिलकर बीजेपी पर हमला किया, तो जवाब देने के लिए बीजेपी के सीनियर लीडर रविशंकर प्रसाद सामने आए। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कोर्ट का फैसला काफी डिटेल में है, इसलिए उसे पढ़कर जवाब देने में वक्त लगेगा। हालांकि उन्होंने यह जरूर कहा कि सरकार ने इस योजना को चुनाव में पारदर्शिता लाने के मकसद से लागू किया था। उन्होंने यह भी बताया कि चंदा देने वालों का नाम सीक्रेट रखने की वजह क्या थी। मैं आपको एक अपने राजनीतिक अनुभव से बात कहना चाहता हूं। कहीं पर कोई सरकार है तो हम उनको सहयोग करते हैं। अब मान लीजिए वो सरकार हार गई और उनके विरोधी दूसरी जगह आए तो वो उनके खिलाफ हो जाते हैं। इसलिए कोई ईमानदारी से बिजनेस कर रहे हैं तो उनको अपना काम करें, ऐसा विचार था। और जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं उनके बारे में मुझे एक ही बात कहनी है। जहां तक कांग्रेस की टिप्पणी मैंने सुना नहीं है, अगर उन्होंने कहा है कि घूस लेके दिया गया है, अगर ये कहा है तो जिनका पूरा संस्कार घूस पर है वो अगर ये आरोप लगाते हैं तो बड़ा हास्यास्पद लगता है। लेकिन जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं उसके बारे में मुझे एक ही बात कहनी है। फील्ड लेवल का है या लेवल का नहीं है, ये तो उन्हीं के बारे में तय होगा ना जो फील्ड के अंदर हैं। जो फील्ड के बाहर हैं वो लेवल में है या नहीं है, कैसे तय होगा? आप फील्ड में है या नहीं कौन तय करता है? जनता तय करती है। तो अगर देश की जनता ने बहुतों को फील्ड से बाहर कर दिया है, वो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में लंबा जजमेंट दिया है, इसलिए सरकार अभी इसको स्टडी कर रही है। सरकार शुरुआत से कह रही है कि चुनाव में कैश के इस्तेमाल को रोकने के लिए, ब्लैक मनी पर रोक लगाने के लिए इसी नियत से इलेक्टोरल बॉन्ड्स लाने का फैसला लिया गया था। और ये सही है कि इलेक्टोरल बॉन्ड से सबसे ज्यादा डोनेशन बीजेपी को मिलता है, लेकिन दूसरे नंबर पर कांग्रेस है, तीसरे पर तृणमूल कांग्रेस है, चौथे नंबर पर नवीन पटनायक की बीजेटी है। इसलिए ये तो नहीं कहा जा सकता कि सिर्फ एक पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड से फायदा मिला। इसलिए सरकार इतनी आसानी से इस मामले को छोड़ देगी, इसकी उम्मीद कम है। हो सकता है सरकार इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन फाइल करे। अब खबर महाराष्ट्र से। आज महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर ने अजीत पवार के गुट को असली एनसीपी करार दे दिया। इसके साथ साथ स्पीकर ने शरद पवार और अजीत पवार दोनों गुटों के किसी भी विधायक को डिस्क्वालीफाई नहीं किया। असल में शरद पवार गुट ने अजीत गुट के विधायकों को अयोग्य ठहराने की पिटीशन फाइल की थी, लेकिन स्पीकर राहुल नार्वेकर ने इस पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया। अजीत पवार के फेवर में फैसला देते हुए राहुल नार्वेकर ने कहा कि अजीत पवार के पास 53 में से 41 विधायकों का समर्थन है। बहुमत से ही राजनीतिक दल को परिभाषित किया जा सकता है, इसलिए अजीत पवार ही असली एनसीपी हैं। लेकिन जैसे ही फैसला सामने आया, शरद पवार गुट के लीडर जितेंद्र आव्हाड ने सीधे स्पीकर पर सवाल खड़े कर दिए। कहा स्पीकर ने मनमाने ढंग से फैसला सुनाया है, नियम कानून की परवाह नहीं की। जो है ना खाता ना वही
नार्वेकर कहे वही सही, कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, कोई आधार नहीं, कोई उसको लीगैलिटी नहीं, बस नार्वेकर जी ने बोल दिया वो सही। यानी जिस प्रकार से उन्होंने 10th शेड्यूल का मजाक उड़ाया है, मुझे लगता है बनाने वालों ने 10th शेड्यूल क्यों बनाया? ये 10th शेड्यूल इतना कड़क बनाया है, इसके ऊपर अभी महाराष्ट्र सरकार तो पूरी वो ढो डालेगी कॉन्स्टिट्यूशन को। ये जो शुरू हो गया है ये देश के लिए अच्छा नहीं है। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने भी इसे लेकर स्पीकर पर सवाल उठाया। कहा कि यह फैसला राजनीति से प्रेरित है, इसमें नियम कानूनों की धज्जियां उड़ाई गई हैं, इसे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया जा सकता। राष्ट्रवादी के बारे में जो माननीय स्पीकर ने जो निर्णय लिया है, वो संवैधानिक आधार पर नहीं है, शेड्यूल 10 के आधार पर नहीं है। और अध्यक्ष जी ने जो भी कहा है कि ये मेरे अधिकार नहीं है, अरे भाई तुम्हारे अधिकार नहीं तो क्यों आप सुनवाई किए हो? तो ये सब इशू है वहाँ पर। और ये पॉलिटिकल डिसीजन जो दिया है, ये महाराष्ट्र की प्रथा और परंपरा को इसको समर्थन नहीं करती है। महाराष्ट्र हमेशा पूरे देश को दिशा देने वाला कानून का राज्य रहा है, लेकिन जिस राज्य में कानून की धज्जी उड़ाई जा रही होंगी तो ये हमारे महाराष्ट्र के लिए कलंक है। जितेंद्र आव्हाड जिस 10th शेड्यूल की बात कह रहे थे, उसका ताल्लुक दल बदल कानून से है। जितेंद्र आव्हाड का आरोप है कि फैसला सुनाते वक्त स्पीकर ने 10वीं अनुसूची का ख्याल नहीं रखा, लेकिन स्पीकर का कहना है कि उन्होंने जो फैसला दिया वो 10th शेड्यूल के आधार पर ही दिया। जो निर्णय मैंने दिया है वो 10th शेड्यूल में दिए हुए प्राविधानों के आधार पर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइंस दी थी, जो डायरेक्टिव्स दिए थे, उस आधार पर दिया गया निर्णय है। और ये निर्णय संसदीय लोकशाही को और मजबूत करने का काम करेगा। इस निर्णय की कॉपी पार्टी तक पहुंचाई गई है और इसमें कोई भी स्टैंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल या आर्बिट्री नहीं है। जो स्टैंड लिया गया है उसे जस्टिफाई किया गया है, उसको रीज़न किया गया है, उसकी कारण बताए गए हैं। और इसीलिए मैं समझता हूँ ऐसे टेनेबल और जस्टिफाइड निर्णय का और विश्लेषण करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अजीत पवार गुट के लीडर अनिल पाटिल ने कहा कि जो लोग स्पीकर के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं वो गलत हैं। स्पीकर दो अलग अलग गुटों की लीडरशिप को लेकर कुछ नहीं कर सकते, वो सिर्फ यही तय कर सकते हैं कि मेजॉरिटी किसके पास है और उसी के आधार पर उन्होंने फैसला किया। अध्यक्ष के पास में एक ही इलाज था कि दो अलग अलग गुटों में रहने वाली पार्टी, इसके लीडरशिप के बारे में मैं फैसला नहीं कर सकता। तो उनके पास बेस एक ही था, लेजिस्लेटिव असेंबली में जो विधायक है, विधायक किसके साथ में है, उस बेसिस के ऊपर आज उन्होंने ये आज का निकाल दिया है। असंतोष जो बोले जाता है वो असंतोष काफ़ी सालों से था, दबाए जा रहा था। पार्टी एक संग रहने को ना इस तरीके से कोशिश लगातार किए जा रही थी, लेकिन अभी पानी सर के ऊपर चले गया, उसके बाद में ये डिसीजन हो गया। स्पीकर राहुल नार्वेकर ने इसी तरह का फैसला उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के केस में दिया था। उन्होंने एकनाथ शिंदे के गुट को असली शिवसेना बताया था। अब स्पीकर ने एनसीपी को अजीत पवार की पार्टी बता दिया। जाहिर है पहले उद्धव ठाकरे स्पीकर के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए थे, अब शरद पवार का गुट भी अदालत जाएगा। लेकिन दोनों के सामने मुश्किल यह है कि कोर्ट में तो मामला लंबा चलेगा और चुनाव सामने है, इसलिए शरद पवार को मुश्किलें तो होंगी।